बच्चों, एक बार फिर एक पेपर लेकर के आए हैं। मैथमेटिक्स का पेपर है, 2018 यूपी टेट में पूछा गया है। तो एक नया मॉडल पेपर लाना था, लेकिन नया मॉडल पेपर अभी तैयार नहीं हो पाया है। तो 2018 का मॉडल पेपर था, 2018 का पेपर ही था, तो उसी को हम सॉल्व कर दे रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो आइए देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन है वो एक स्तरीय होते ही, आपको पता ही है, और काफ़ी अच्छा एक आपको आइडिया मिल जाएगा किस तरह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक वृत्त है, वृत्त पे एक स्पर्श रेखा है पी ए क्यू स्पर्श रेखा वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श कर रही है। तो इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कि एक स्पर्श रेखा है, सपोज हम बनाते हैं। देखिए, एक वृत्त है और वृत्त को एक स्पर्श रेखा जो है वो स्पर्श करती है किसी बिंदु पर, इस तरह से। तो जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु बोलते हैं, और ये जो लाइन है उसे स्पर्श रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पर पी और क्यू बोला गया है और ए बिंदु पर स्पर्श कर रही है। तो इस स्पर्श बिंदु से अगर कोई जीवा खींच दें, सपोज ये जीवा हमने खींच दिया, ऐसी जीवा खींच दिया, तो जीवा के एक तरफ जो भी कोण बनेगा, चाहे जिस तरफ बनाए, जैसे सपोज हमने इधर अगर कोण बना दिया, तो ये जो ये कोण बना है, ये कोण इसके बराबर होगा। यानी कोण x अगर इसको मानते हैं तो ये भी x ही होगा। इसी तरह से अगर इस साइड में बनाते हैं, इसको हम देखिए दूसरे कलर से दिखाते हैं आपको। अगर हम इस साइड में बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं, तो ये इसके बराबर होगा। यानी ये y है तो ये भी y होगा, ये भी y होगा। एकांतर वृत्तखंड के कोण होते हैं ये, और ये आपस में बराबर होते हैं। तो क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है कि सी ए क्यू 70 अंश का है। तो सी ए क्यू देखिए 70, सी ए क्यू आपको यहाँ मिलेगा, सी ए क्यू ये वाला कोण, ये वाला कोण 70 है। तो ए बी सी पूछा गया, ए बी सी ये पूछा गया, ये वाला पूछा गया। तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और डी और बी मिला करके देखिए, डी और बी मिला दिया जाए तो 180 अंश होगा। ये चक्रीय चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है भाई? ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। और आमने सामने कोणों की योग हमेशा 180 अंश होता है। तो अगर ये 70 है, डी अगर 70 है तो 180 हो गया, बी इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 70 बराबर 110 अंश। तो ये 110 अंश हो जाएगा। फर्स्ट वाला पार्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन को अगर देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को अगर लगाना है तो एक मेथड तो ये है। देखिए, मेथड हम 2 मेथड से इसको बताने का प्रयास करते हैं। एक मेथड तो फार्मूले से लगा दिया, x माइनस वाई अपन वाई इंटू 100। यानी x माइनस वाई क्या है? क्रय माइनस विक्रय। क्रय और विक्रय को माइनस कर दीजिए, 8 माइनस 6 अपॉन 6 इंटू 100। ठीक है, ये 2/6 इंटू 100, 2 3 6, और ये हो जाएगा 33 सही 1/3%। एक तो ये हो गया तरीका हमारा। दूसरा तरीका ये है कि देखिए, दूसरा तरीका हम लगा देते हैं, इसी के बगल में लगाते हैं। सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड है 8CP इक्वल टू 6SP। 8CP इक्वल टू 6SP। तो CP अपॉन SP इक्वल टू 6/8। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौक 8। ये जो लाइन है ये बता रहा है कि 3 रुपया में खरीद करके 4 रुपये में बेच दिया गया। 3 रुपया में खरीदा गया, 3CP है ना। CP का मतलब क्रय मूल्य और SP का मतलब विक्रय मूल्य। 3 रुपये में कोई चीज़ खरीदा गया और 4 रुपये में सेल कर दिया गया, उसको 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ वो 1 रुपया हुआ, और हुआ कितने पर? 3 पर। क्रय मूल्य जो होता है उसी पर प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से 100/3 यानी कि 33 सही 1/3% का प्रॉफिट इससे हुआ है। तो बहुत ही आसान तरीका है ये। इससे लगाना चाहिए, इससे लगा सकते हैं। और भी तमाम मेथड्स हैं। ये एक पेन का क्रय मूल्य 1 रुपया मान करके ऐसे भी लगाया जा सकता है इसको। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है?
3/5 4/5 के बीच में नहीं आती है। ये क्वेश्चन लगाने के लिए देखिए सबसे पहला काम करना है कि दशमलव बदल लेना है। तो 536.6 हो गया ये, और 5/8 40.8 हो गया, और सबको दशमलव में फटाफट बदलेंगे तो देखिए पहला ही 3×5 = 15, देखिए 3×5 = 15 आ रहा है ये, और इसका मतलब है कि यही जो है नंबर इसके बीच में नहीं आता है, ये 0.6 से पहले ही आएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारा 16/30 सही है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है कि यदि 3 पेन, 2 पेंसिल, 4 रबर का मूल्य अगर 92 रुपया है, तो 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपया है, तो 24 पेन का मूल्य क्या होगा। तो इसमें आप इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए 3 पेन है और 2 पेंसिल है, पेंसिल को आप मान लीजिए x मान लीजिए, और 4 रबर, तीनों मिलाकर 92 रुपया है, और 8 पेंसिल और 16 रबर मिला के 68 रुपया है। तो 8 पेंसिल और 16 रबर, 8 पेंसिल और 16 रबर मिला करके है 68 रुपया। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा सेटिंग करके खुद ही मिलता है आपको। 2 कॉमन ले लेंगे तो x + 2r मिलेगा बराबर 92, और यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, x + 2r बराबर हो जाएगा 68। तो यहाँ पर 4 से अगर काट दिया जाए, 4 दूना 8 और ये 4 एकम 4, 2 6, 4 7 28, तो 2x + 2r = 17 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 3p + 17 बराबर हो जाएगा 92। तो 3p = हो जाएगा 92 - 17, घटा दीजिए, 12 में से 7 गया 5 और 8 में से 1 गया 7, तो p = हो जाएगा 75/3 25। तो 24 पेन का दाम क्या हो जाएगा, 25 को 24 से गुणा कर दो, 600 रुपये हो जाएगा। ये 24p का दाम हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है केवल 3 कोण दिया है, 2 कोण और 1 भुजा दिया है, केवल 3 भुजाएं दी गई हैं, 2 भुजा और उनके मध्य का कोण दिया गया है। देखिए अगर 3 कोण दिया गया है ना, तो 3 कोण मान लीजिए कि जैसे समकोण त्रिभुज की ही बात करें, तो समकोण त्रिभुज में मान लेते हैं ये 90 है, ये 30 है, ये 60 है, तो ये 60 हो गया, ये 30 हो गया और ये 90 हो गया। तो ये इस छोटे से कोण जो छोटे से त्रिभुज में भी 90 30 60 एडजस्ट हो गया। अगर हम इसी तरह से रचना करना चाहें बड़ा सा त्रिभुज के, और वो भी समकोण ही है, तो वहाँ पर भी 90 30 60 हो सकता है। तो 90 30 60 के आधार पर हम ये नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि कौन सा त्रिभुज हमारा सही है, ये सही है कि ये सही है। इसलिए ये जो 3 कोण वाला मैटर है, ये बिल्कुल 100% परफेक्ट नहीं है। हाँ, 3 भुजा दी गई तो हो जाएगा, 2 कोण और 1 भुजा दिया गया तो भी हो जाएगा, और 2 भुजा और उनके मध्य कोण दिया रहेगा तब भी हो जाएगा। तो इस प्रकार से केवल 3 कोण के आधार पर त्रिभुज की रचना नहीं की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अगर किसी आयताकार भूखंड की लंबाई है, तो अगर हम इसको बना करके सॉल्व करें तो काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन इसके शॉर्टकट्स को लगाते हैं ऐसे क्वेश्चन में। ऐसे जब भी क्वेश्चन मिले तो थोड़ा शॉर्टकट लगाया करिए, जैसे बता रहा हूँ मैं। ये लंबाई होती है, चौड़ाई होती है। आयत के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी दे दूं मैं। आयत के आमने सामने भुजा बराबर होती है, आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, आयत के संलग्न कोण 90 अंश होते हैं,
इसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट से लगाते हैं इसको। शॉर्टकट कहीं कहीं लगाना अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि अगर शॉर्टकट नहीं लगाया जाए तो ये क्वेश्चन काफ़ी बड़े में जाएगा। शॉर्टकट क्या हो जाएगा, देखिए x + y + xy/100। ये फार्मूला तब लगाते हैं जब दो प्रकार के प्रतिशत को इकट्ठा करना हो। दो प्रकार का प्रतिशत अगर हमको कंबाइन करना हो तब हम इस शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार के प्रतिशत है, 50 और 20 है, उनका सम्मिलित प्रभाव देखना है और दोनों बार ही वृद्धि हो रही है। आइए रख के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पर 50 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया और ये हो गया 50 × 20/100, ये कट गया और 50 × 20 70 और 5 × 10 मिलाकर के 80% की वृद्धि हुई है। तो अब ये मैटर फंसता है कि 80% की वृद्धि पर कितने गुना की वृद्धि मानी जाए। तो 80% की वृद्धि का मतलब 80/100। 80/100 को अगर हम काट दें, 2 चौक 8, 2 5 10, तो ये 4/5 गुना की वृद्धि देगा। गुना की वृद्धि ये देगा। 4/5 गुना हो नहीं जाएगा, 4/5 गुना हो नहीं जाएगा, 4/5 गुना की वृद्धि देगा, ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मनुष्य, सामान्य मनुष्य शरीर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट पैमाने में तापमान क्या होगा। तो इसका एक फार्मूला है, मैं बता देता हूँ। C/5 बराबर F - 32/9, ये फार्मूला है। इस फार्मूले पे लगा सकते हैं, और कभी डिटेल करना हो तो उसके लिए अलग से टॉपिक रखा जाए तो उसमें काफ़ी डिटेल करके समझाया जा सकता है इसके बारे में। तो देखिए क्या है, C/5, C तो दिया हुआ 37/5 बराबर F - 32/9, ये सॉल्व करना है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 9 से गुणा कर दीजिए, 9 से 63 का 3 हाथ से लगा 6, 9 तो 27, 7 6 23, 33/5 बराबर F - 32। 5 से काटे, 5 छक 30, 3 33, 5 छक 30, 3 33, 5 छक 30। तो ये हो जाएगा F बराबर 66.6 + 32, ये हो जाएगा 6 2 8, 6 3 9, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हो जाएगा आंसर आपका। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा हुआ है कि 1² + 2² + ... +9² = 285, यानी इन सब का ये स्क्वायर का टोटल दिया हुआ है और इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए मान जिसे ज्ञात करना वो इस तरह से 0.11 पूरे का होल स्क्वायर + 0.22 पूरे का होल स्क्वायर, इस तरह करके डॉट करते हुए 0.99 इसका होल स्क्वायर निकालना है। तो एक तो तरीका ये है कि 0.11 का होल स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए। तो कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 स्क्वायर, यहाँ पर 2 बचेगा, ऐसा करते यहाँ पर 9 स्क्वायर बचेगा। और इसी की वैल्यू दी गई है पहले से, देखिए 285 हो गया। और यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 और 121, और ये यहाँ पर 4 अंकों पर दशमलव लगेगा, 1 2 3 4 अंकों पर दशमलव लगेगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया जाएगा। गुणा कर लेंगे आप तो इसका आंसर मिल जाएगा। 3.4485 हो गया। क्वेश्चन नंबर 99 पर आते हैं कि यदि एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में उसी ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए कई सारे तरीके हैं, कई प्रकार के शॉर्टकट्स लगते हैं। कुछ परसेंटेज के रूल से लगाते हैं लोग, कुछ रूल जो है इस तरह से भी हैं कि इसमें जो है फार्मूले लगाए जाते हैं, कुछ सिंपल इंटरेस्ट के फार्मूले लगते हैं। हम एक छोटा सा फार्मूला आपको दे रहे हैं, फार्मूले से लगा कर दिखा रहे हैं, बाकी तरीके तो और भी हैं। मैं कोशिश करता हूँ 2 मेथड से बताने की। देखिए आइए, ये 2 मेथड से लगाता हूँ मैं। 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। तो एक तो फार्मूला देख लीजिए इसका, फर्स्ट मेथड इसका
N1 अपॉन 1 अपॉन T1 इक्वल टू N2 माइनस 1 अपॉन T2। ये N1 माइनस 1 अपॉन T1 है। तो यहाँ पर 10 वर्ष में दोगुनी, तो 2 माइनस 1 अपॉन 10, और यहाँ पर तिगुनी हो जाती है 3 माइनस 1 अपॉन T2। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 1/10 आएगा, 1/10, और यहाँ से 2/T2, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो T2 इक्वल टू 20 आ जाएगा, और सीधा सीधा इसका आंसर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि दोनों ही परिस्थितियों में रेट नहीं दिया हुआ है। रेट न देने के पीछे जो भी कारण हो, लेकिन इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि रेट दोनों ही अवस्थाओं में बराबर है। तो देखिए हमारे पास एक फार्मूला है SI बराबर PRT अपॉन 100। देखिए जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस मेथड को कंपटीशन में अवॉइड किया जाता है, क्योंकि मेथड थोड़ा सा लंबा हो जाता है। तो आइए फिर हाल देखते हैं। देखिए फर्स्ट लाइन जो लिखा हुआ है कि 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो अगर हम 1 रुपया ले रहे हैं तो वो 2 रुपये बन के आएगा, और 2 रुपया जब बन कर आएगा तो 2 रुपया उसका मिश्रधन होगा। तो अगर हम देखें तो 1 रुपया अगर कोई राशि जमा हुई है और 2 रुपये बन रहा है तो उस पर 1 रुपया ब्याज भी मिला है, तो ये 1 रुपया ब्याज और 1 रुपया मूलधन ये लिखा जाएगा। और आर नहीं दिया हुआ है, और टाइम जो है यहाँ पर 10 दिया है बटे 100। तो यहाँ से अगर काटे तो एक तो खैर कट ही जाएगा, कोई मतलब नहीं इसका, ये सॉरी 0 कट जाएगा, और आर इक्वल टू हो जाएगा 10%। तो 10% आर का मान हो गया। फिर से आप SI बराबर PRT बटे 100 लगाइए और देखिए कि अब की बार आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे लाइन में कह रहा है कि यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाती है। तिगुनी मतलब अगर कोई व्यक्ति 1 रुपया जमा करता है, 1 रुपये जमा करता है तो उसकी धनराशि 3 रुपया होकर निकलेगी। तो 3 रुपया होगी तो उसमें 2 रुपये ब्याज होगा, क्योंकि 1 रुपया उसका प्रारंभिक है राशि है, तो 2 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा, और 2 रुपया ब्याज, 1 रुपया उसका मूलधन। और रेट यहाँ से ले लीजिए 10, जो यहाँ से निकला हुआ है 10 हो गया, और टाइम जो है कितने वर्षों में पूछा गया है बटे 100 हो जाएगा, और ये 0 कैंसिल, 10 दूना 20 हो जाएगा। टी का मान हो गया 20 ईयर्स। ये एक मेथड हो गया दोस्तों, और एक मेथड ये पहले से है। तो 2 मेथड में से कोई भी मेथड लगा लीजिए, और अगर इसमें परसेंटेज का यूज किया जाए तो और भी मेथड्स आपको मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 100 पे आते हैं। लिखा 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल वाले एक जो है वर्गाकार खेल का मैदान है। खेल के मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना। देखिए एक वृत्त है, और वृत्त के अंदर ही एक खेल का मैदान है जो कि वर्गाकार है। वर्गाकार देखिए बना रहा हूँ मैं। ये वर्गाकार खेल का मैदान हो गया। अब इसमें दिया हुआ है कि जो खेल का मैदान है ये पूरे पार्क के अंदर है, और वर्गाकार मैदान के चारों शीर्ष जो है वो पार्क पर स्थित हैं। अगर हम इसमें विकर्ण खींचते हैं, देखिए विकर्ण अगर खींचते हैं तो विकर्ण की जो स्थिति होगी ना वो केंद्र से होकर जाएगी। केंद्र से जब होकर जाएगी तो पूरा व्यास मानी जाएगी। तो अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें, देखिए विकर्ण बराबर व्यास, यानी वर्ग का विकर्ण बराबर व्यास, वृत्त का व्यास। तो व्यास दिया हुआ है, व्यास 80, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा भुजा √2। इसमें a जो है वो भुजा है, तो a का मान अगर हम निकालें 80 बटे √2, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। a² बराबर 80 बटे √2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 6400 बटे 2 हो गया। ये आ गया 3200, और a² ही तो क्षेत्रफल होता है। ये वर्ग का क्षेत्रफल a² यानी 3200 आंसर आ गया ये आपका। 80 मीटर व्यास वाले वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का वर्गाकार मैदान, ये नीचे अधिकतम क्षेत्रफल होगा जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित होंगे। खेल के मैदान का क्षेत्रफल क्या करें, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 240 अंकों की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए। पाई आलेख में से संगत कोण, जहाँ कोण की बात आ जाए ना, कोण की बात आ गई तो संपूर्ण कोण होता है 360 अंश, और यहाँ पर संपूर्ण जो अंक है वो 240 है। तो 240 संपूर्ण है तो 52 है, तो 360 अगर संपूर्ण होता तो क्या होता? अगर हम सीधे से निकालें तो ये काफ़ी आसानी से छोटे में आ जाएगा। देखिए 240 नंबर टोटल अगर है तो 52 अंक प्राप्त किया है। एक नंबर अगर होता तो 52/240 होता, और 360 नंबर का अगर ये टोटल हो जाए तो 360 गुणे 52/240। और इसे अगर सॉल्व करते हैं तो 12 3 36, 12 दूना 24, और 2 से काट दिया जाए, 2 दूने 4, 2 6 12, 26 गुणे 3, 3 6 18, 8 हाथ से लगा 1, और 3 दूना 6 1 7, 78 डिग्री आंसर आ जाएगा। 78 ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 पर P का P प्रतिशत, P का P प्रतिशत बराबर 36 है, तो P का मान क्या होगा? बहुत आसान क्वेश्चन है ये। P का P गुणे P हो गया, यानी P स्क्वायर इक्वल टू 3600, तो P की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 3600, और इसका मान हो जाएगा 60। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2352 को इन्होंने पावर में करके लिखा है, और पावर में लिखा है उसको 2 3 यानी जो प्राइम नंबर्स है उसके पावर में लिखा हुआ है। तो ऐसा काम करते हैं कि 2352 को हम लोग पावर में बदल लेते हैं। 2352 को खुद हम लोग पावर में बदल लेते हैं। 2352 कैसे पावर बदलेंगे? देखिए 2352 को अगर ब्रेक करें, 2 3 और 7 में ब्रेक हुआ है, तो आप 2 में तोड़िए, 2 से तोड़ते हैं, 2 1 कम 2, 2 दूनी 11 हो गया से (2352) बराबर हो गया 2 की पावर 4, 3 गुणे 7 की पावर 2, और यहीं पर दिया हुआ है 2 की पावर x, 3 की पावर y, और 7 की पावर z। तो x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 1, और z इक्वल टू 2 हो गया। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब देखिए तीनों को ऐड करना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 4 प्लस 1 प्लस 2, 4 2 6 1 7 आ गया। तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। 100 के समभाजकों संख्या क्या होती है? भाजक क्या होते हैं? भाजक वे संख्या होती हैं जो दी गई संख्या को विभाजित कर दें। विभाजक है, जैसे 10 का भाजक अगर पूछना है तो 10 का भाजक 2 और 5 है, 2 और 5 10 के भाजक हो गए, यानी 10 को काट सकते हैं। इसी तरह से 12 का भाजक है, 12 के भाजक में 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, ये सब 12 के भाजक हैं। इसी तरह 100 के भाजक, तो 100 के भाजक में कौन कौन से नंबर्स हो जाएंगे ये देखते हैं। तो इसका शॉर्टकट भी है, मैं पहले बेसिक से बता रहा हूँ, ये इसका बेसिक है, ये बेसिक समझा रहा हूँ। इसका शॉर्टकट भी है, अभी हम बताते हैं। तो 100 के भाजक कौन कौन से नंबर हैं? जो 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 1 2, 3 से नहीं कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, फिर 6 7 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 10 से कटेगा, फिर 20 से कटेगा, 25 से कटेगा, फिर 50 से कटेगा, और ये 100 से कटेगा। इन्हीं नंबर से केवल 100 कटेगा, और बाकी नंबर से 100 नहीं कटना है। इसमें समभाजक कौन कौन से हैं? तो समभाजक यानी कि वह नंबर जो सम संख्या है इसमें। तो समभाजक देखिए, ये समभाजक है, 2 हो गया, 4 हो गया, 10 20 50 और 100, ये समभाजक है। 1 2 3 4 5 6, कुल 6 संख्याएं हैं जो समभाजक हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इसका अगर शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो शॉर्टकट के लिए मैं बताऊंगा आपको क्या करना होगा।
दोस्तों इसी में अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछा था, ये तो इवन फैक्टर है। इवन का मतलब सम फैक्टर हैं। अगर विषम फैक्टर अगर पूछा जाता, सपोज मैं साथ ही साथ ये भी तैयार करा दूँ आपको, विषम फैक्टर में 1 हो जाता, 5 हो जाता और 25 हो जाता। ये 3 जो है विषम फैक्टर में है। यानी कुल फैक्टर कितने हो जाते, कुल फैक्टर्स हो जाते, देखिए या 6 3 9 कर लिए, या फिर यहाँ जोड़ लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 फैक्टर्स हैं। ये हो गया इसके टोटल फैक्टर्स, यानी कुल टोटल 9 फैक्टर्स हैं और विषम फैक्टर 3 हैं और सम फैक्टर्स 6 हैं। यानी कि 9 टोटल हैं, 9 में 3 विषम और 6 सम हैं। ये है। अब हम इसका शॉर्टकट लगाने जा रहे हैं। इसलिए शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर बाई चांस 100 नंबर के अलावा कोई और नंबर आ जाता है तो हो सकता है कि आपके लिए ये बड़ी समस्या हो जाए कि कौन कौन संख्याओं से कट रहा है, कैसे लगाएंगे। एक शॉर्टकट बताते हैं, वो शॉर्टकट थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दी गई संख्या के सबसे पहले हम लोग फैक्टर करते हैं। फैक्टर मतलब कि उसे हम प्राइम नंबर्स में व्यक्त कर लेते हैं। तो चलिए व्यक्त करते हैं। 100 को तोड़ते हैं, 2 50 बार, फिर 2 25 बार, फिर 5 5 बार, फिर 5 1 बार। तो ये 100 हो गया 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो जो शॉर्टकट है उसके अकॉर्डिंग करते क्या है, कुल फैक्टर निकालने के लिए, कुल फैक्टर निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे, ये जो पावर है ना इसमें 1 जोड़ेंगे और इस पावर में भी 1 जोड़ेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। देखिए 9 आया था ना, यहाँ पर 9 आया था ना, वही 9 यहाँ पे आया है कुल फैक्टर निकालने के लिए। और ये ऑड फैक्टर्स, ऑड मतलब विषम फैक्टर निकालना है। अगर विषम फैक्टर निकालना है अगर, तो इसमें से विषम वाला जो छोड़ दिया जाएगा, विषम वाले फैक्टर को छोड़ देंगे और पावर इसमें ले लेंगे। देखिए ये वाला हम ले रहे हैं, सॉरी सम वाला छोड़ेंगे, सम वाला छोड़ देंगे, ये वाला छोड़ करके विषम वाला ले लेंगे और यहाँ पर 2 + 1 हो जाएगा, यानी कि 3 हो गया। सम विषम वाले में, अगर विषम वाले में 3-4 नंबर होंगे तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। चूँकि एक ही नंबर 5 है तो विषम में ये 2 1 3 आ जाएगा। अगर 5 के अलावा मान लीजिए 7 होता है यहाँ पर, तो 7 के पावर में जो भी होता है उसमें 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लेते, ये विषम फैक्टर हो जाते हैं। कुल फैक्टर और विषम फैक्टर आपने समझ लिया होगा। अगर हमें सम फैक्टर निकालना है तो सम फैक्टर निकालने के 2 तरीके हो गए। सम फैक्टर निकालने के एक तरीका तो ये सीधा अगर 9 में से 3 जाएगा 6। एक तो सीधा तरीका ये हो गया कि चलो भाई कुल टोटल हमारे पास 9 है तो उसमें विषम अगर माइनस कर दे तो सम ही बचेगा, ये एक तरीका हो गया। और सम निकालने का एक तरीका और है, वो तरीका क्या है देखिए, जो भी इवन नंबर है ये, इसके पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, इवन नंबर के पावर में 1 ऐड नहीं करेंगे, ये आ गया 2 कहाँ से आ रहा है, पावर से। और जो विषम नंबर है उसमें पावर में 1 ऐड करेंगे, सॉरी, तो ये हो जाएगा 2 × 3 = 6। आप ट्राई करिए किसी और नंबर पर लेकर के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो बड़े घन के आयतन में छोटे घन के आयतन को डिवाइड कर दीजिए। घन का आयतन क्या होता है, भुजा की घात 3। ये बड़े घन का आयतन है भुजा की घात 3, ये छोटा का 3, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करने के लिए आप ये तरीका अपनाइए, 15/3 के पावर में पूरा 3 हो गया, यानी ये पावर 3 है, दोनों में से कॉमन ले लिए, 3 × 5 = 15 हो गया, 5 की पावर 3 हो गया और ये हो गया 125 घन काटे जा सकते हैं। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 की पावर में 1989 में 7 का भाग दिया जाए। 3 की पावर 1989 में 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो 3 की पावर 1 जो होता है उसमें अगर 7 का भाग देंगे तो शेषफल आएगा 3, और 3 की पावर 2 में अगर 7 का भाग देंगे तो 3 की पावर 2 9 में 7 का भाग 2 आएगा।
3 की पावर 3 यानी 27 में से अगर 7 का भाग देंगे 7 चौक 28 -1 आएगा। बस यही है दोस्तों, 3 की पावर 3 यानी 27 में अगर 7 का भाग दिया जाए, देखिए 27 में अगर 7 का भाग दिया जाए तो 7 चौक 28। अब आपको ये उल्टा लग रहा होगा, लेकिन ये एक तरीका है शेषफल ज्ञात करने का। तो यहाँ पे करते क्या है, 1989 को हम 3 से डिवाइड करें, इस 3 से डिवाइड करेंगे। देखना चाहते हैं कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है, शेष बच रहा है कि नहीं बच रहा है, क्या हो रहा है। तो 1989 को 3 से डिवाइड कर लेंगे, देखिए कट गया। तो हम इसको लिखने जा रहे हैं, देखिए इसको लिखने जा रहे हैं, ध्यान समझिए, 3×3=663 बटे 7, ये हो गया। और 3 की पावर 3 हो गया 27, 663 बटे 7। और जब भाग देंगे इसको तो -1 आएगा, पावर 663, -1 की पावर में विषम, तो इसका जवाब -1 ही होगा। और देखिए आगे बढ़ाते हैं इसको, -1 हो गया। तो शेष आपका यहीं पे आ गया, लेकिन चूंकि शेष निगेटिव नहीं होता है, अगर कभी भी शेष निगेटिव आ जाए तो उसे दिए गए भाजक में से घटा लेना चाहिए। तो फाइनल जो शेष होगा वो हो जाएगा 7 - 1 = 6। देखिए 6 है इसमें, ये है, ये हमारा इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है एक बहुभुज के अंतःकोणों की योग 2160 अंश है, बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या कितनी है। तो बहुभुज क्या होता है, यानी 3 या 3 से अधिक भुजाओं की बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये बहुभुज है, 3 4 5 6 बहुभुज बना हुआ है। इसमें अंतःकोण का टोटल 2160 है, इसमें हमने 6 भुजा ले लिया है। यहाँ पर भुजाओं की संख्या पता नहीं, भुजाओं की संख्या पता नहीं, ये हमने नमूने तौर पर लिया है, एक एग्जाम्पल तौर पर लिया है। तो होता क्या है, अगर कोई हम इस तरह का त्रिभुज, इस तरह का बहुभुज लेते हैं और उसमें किसी भी बिंदु से, किसी भी शीर्ष से अगर हम त्रिभुज खींचना शुरू करते हैं, ये देखिए हमने त्रिभुज से खींचना शुरू किया, तो इस तरह से त्रिभुज बन जाता है 1 2 3 4, यानी जितने भुजाएं होंगी उससे 2 कम बनता है। भुजाओं से 2 कम त्रिभुज बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया। भुजाओं से 2 कम त्रिभुज बनेगा। क्लियर है। तो अगर n भुजा हो तो त्रिभुजों की संख्या हो जाएगी n-2, n-2 त्रिभुज होंगे। और एक त्रिभुज में 180 अंश होता है, तो n-2 त्रिभुज में n-2 गुणे 180 अंश हो जाएगा। ये हो गया क्या, कुल कोणों की संख्याओं का योग, कुल कोणों का योग 180 से गुणा कर दिया त्रिभुज में, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज की संख्या है। एक त्रिभुज में 180 अंश, तो n-2 त्रिभुज में 180 गुणे n-2, और यही हो गया 2160। अगर हम इसको काट दें, देखिए 28 कट जाएगा, ये 18 कम 18 और 3 18 दूना 36, तो n बराबर हो जाएगा 12 + 2, यानी कि 14 त्रिभुज होंगे। ये वाला हमारा आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य पूर्णांक। ऋणोत्तर मतलब ऋण के अलावा, यानी कि धनात्मक या 0। अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य मतलब जो संख्या अपने और एक के अलावा किसी और से न कटे, और पूर्णांक। सबसे छोटा ऋणोत्तर अभाज्य संख्या 2 ही है। 2 ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य है, पूर्णांक भी है और ऋणोत्तर है, यानी ऋण नहीं है। ये हो गया, तो ये 108वां क्वेश्चन हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 109 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 109 में
इस तरह का स्ट्रक्चर है 1/2, 11/2, 111/2। ऐसे क्वेश्चन में करना क्या चाहिए कि ये देखिए कहीं पर अगर एक सही 1/2 लिखा है ना, एक समझ लीजिए अच्छे से, एक सही 1/2 अगर कहीं लिखा है जिसका अर्थ होता है 1/1/2। कहीं पर भी ऐसे लिखा हो तो उसका मतलब यही होता है। यानी हम इसको अगर हम तोड़े हैं, देखिए एक स्टेप हम कम लिख रहे हैं, 1/1/2, फिर 11/1/2, फिर 111/1/2, और फिर 1111/1/2। आप 111 और 1111 को जोड़ लीजिए। तो इसको जोड़ेंगे जब 1111, देखिए जोड़ रहे हैं हम, 1 2 3 4, इनको जोड़ने जा रहे हैं। ये हो गया 1234। और फिर ये जो हाफ हाफ है, यानी ये आधे, ये आधे, और ये आधे, और ये आधे, ये 4 बार आधे हैं तो ये मिलकर हो जाएगा 2, हो जाएगा 1236। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं। लिखा हुआ है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a*b = a² + b² - ab, तो 9 * 10 का मान। क्वेश्चन ये क्वेश्चन होता बहुत आसान है, ये तमाम बच्चे इसको अलग टाइप का क्वेश्चन समझ करके छोड़ दिया करते हैं। देखिए a*b स्टार क्या है, कोई तरह का जो है ऑपरेशन जो है डिफाइंड है, एक तरह का जो है ये संक्रिया है जो डिफाइन किया गया है कि ये दो नंबर अगर ऐसे अगर लिखते हैं तो उनको ऐसे ऐसे लिखा जाएगा। तो उसमें करना कुछ नहीं है, 9 * 10 है तो इसको बिल्कुल 9 a की जगह पर और b की जगह पर 10 रखते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 9² + 10² - 9 × 10 हो गया। और ये हो गया 9 9 81 + 10 में 100 - 90, और ये 81, और 100 में से 90 घटेगा 10 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 91। 91 ये वाला सही है। क्वेश्चन 111 पे आते हैं। x और y शून्येतर मतलब शून्य नहीं है, वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसका मान क्या होगा? इसका मान दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाने के लिए x और y की अलग अलग प्रकृति मान लेते हैं। कभी x और y दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं, कभी x और y दोनों को नेगेटिव ले लेते हैं, और कभी x को नेगेटिव y को पॉजिटिव या y को नेगेटिव x को पॉजिटिव लेकर के लगाते हैं। इस तरह से सारे कंडीशंस हमारे फुलफिल हो जाएंगे। तो ये थोड़ा सा इजी मेथड हो जाएगा। देखिए हमने ले लिया x = 2, y = 3 ले लिया, पॉजिटिव दोनों ले लिया, फिर दोनों नेगेटिव ले लिया, और फिर तीसरे कंडीशन में हम एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले लेते हैं, और फिर इन तीनों को हम दिए गए संख्या में, दिए गए समीकरण में पुट करके निकालना चाहते हैं। देखें आखिर आता क्या है। तो देखिए सॉल्व करते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 3 + 3 का स्क्वायर, और इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद 19 आया जो कि एक धनात्मक संख्या है। फिर सेकेंड वाला सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसमें भी 19 आया है, ये भी एक धनात्मक संख्या है। और ये भी एक धनात्मक संख्या मिल रहा, 7 मिल गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस जो दिए गए समीकरण के कंडीशन में प्रत्येक बार हमें धनात्मक संख्या ही प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए रीजनिंग क्वेश्चन है, और इसमें बहुत ही इजी लॉजिक दिया हुआ है। साइड के 3 और 4 का प्लस जो है वो 7 है, और इधर का 6 और 1 का प्लस भी 7 है। इसी तरह 3 2 का प्लस 5 है, और 4 1 का प्लस भी 5 है। इसी तरह से आगे बढ़ते रहे तो 8 7 15 हो रहा है, इधर 9 6 15 हो रहा है। तो ये लॉजिक हम लास्ट वाले पार्ट में लगाएंगे जब, तो 6 5 11, और इधर 7 4 11 भी हो जाएगा, और इस तरह से 11 हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में a की पावर b = 125 दिया हुआ है, और पूछा गया है कि b की पावर a का मान क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है दोस्तों। सबसे पहले करते क्या है कि दिए गए संख्या 125 है, उसको हम
पावर के रूप में व्यक्त करने की कोशिश करते हैं। तो a की पावर b बराबर 125, तो a की पावर b बराबर 5 की पावर 3, a बराबर 5 और b बराबर 3 कंपेयर करके निकाल लेंगे। और फिर इसके बाद b की पावर a कर देंगे। b का मतलब हो गया यहाँ पर 3 और b a 5 है, तो 3 की पावर 5 हो गया। 3 को 5 बार गुणा कर लेंगे, 3 3 3 करके 243 इसका आंसर आ जाएगा। यही इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 114 पर लिखा हुआ है 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो संख्या है ये तो आपको जीएस के तौर पे याद होना चाहिए। संख्या है 2520 और ये संख्या जो है रामानुजन जी के द्वारा खोजा गया था 2520। इस संख्या की कुछ और विशेषताएं भी हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये संख्या निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम ले लीजिए आप, 2520 आ जाएगा। ये तो इसका एक तरीका हो गया। लेकिन 2520 की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं। 2520 जो है वो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, यानी 7, फिर एक महीने में अमूमन 30 दिन होते हैं, 30, और एक साल में 12 महीने होते हैं, यानी 12। 7, 30 और 12 तीनों का मल्टीप्लिकेशन भी 2520 के बराबर होता है। तो ये 7, 30, 12 का जो मल्टीप्लिकेशन 2520 बराबर होता है, ये भी एक बहुत बड़ा इत्तेफाक है या इसके पीछे कोई एक रहस्य है, गणित है, क्या है, ये तो समझ के बाहर है, समझ के परे है कि हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने किस प्रकार से इस तरह का जो है लॉजिक लगाया होगा कि 7, 12, 30 का मल्टीप्लाई भी यही है और 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से भाज्य होने वाली सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या भी यही है। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया 2520। अगले क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 4/8/2017 को अगर शुक्रवार है तब 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक बात बताना चाहते हैं कि 4/8/2017 को अगर शुक्रवार है तो हर 7वें दिन शुक्रवार पड़ेगा। ये आप दिमाग में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बना लीजिए, यानी 7 या 7 के मल्टीपल में जो भी दिन हम इसमें जोड़ेंगे वो शुक्रवार ही देगा। यानी 7 अगर जोड़ें तो भी शुक्रवार, 7 दूनी 14 जोड़ें तो भी, 7 21 जोड़ें तो भी, 7 9 63 जोड़ दें तो भी शुक्रवार का दिन आएगा। यानी 4/8/2017 में अगर 63 दिन जोड़ देते हैं तो शुक्रवार का दिन आएगा। लेकिन जोड़ने के लिए क्या कहा गया है, 61 दिन। 61 दिन जोड़ने के लिए कहा गया है। तो 63 दिन पे अगर शुक्रवार है तो 61 दिन पे क्या हो जाएगा, 2 दिन कम कर देते हैं। 63 से 61 2 कम है, इसीलिए 2 कम कर देंगे। जब शुक्रवार में से 2 घटेगा तो बुधवार का दिन आ जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग चाहे तो ये क्वेश्चन पूरा लगा सकते हैं। लेकिन एक तरीका, एक मेथड इसका और भी है जो सिस्टमेटिक मेथड है। अब यहाँ तो थोड़ा सा आसान था, 63 दिन की बात थी या 7 के मल्टीप्लाई में जल्दी हम लोग पहुँच गए। कभी बड़ा क्वेश्चन मिल जाएगा तो हमारे पास मेथड नहीं मिलेगा। तो ऐसे मेथड के लिए विषम दिनों की संख्या का एक मेथड है, उस मेथड को यूज करते हैं। विषम दिनों की संख्या के मेथड में करते क्या है कि जितने दिन जोड़ने के लिए बोला गया है उसको 7 से डिवाइड कर देते हैं। मान लीजिए 61 दिन बोला गया है तो 61 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 61 को 7 से डिवाइड जब करेंगे तो शेष जो आएगा 7 8 56, 56 के बाद जो शेष आया 56 और 5 61 हो गया। 61 5 शेष आया, तो वो 5 शेष को जो है उसके जो दिन दिए गए हैं, दिनांक दिए गए हैं, उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ऐड करते ही भर में हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए जब 4/8/2017 को शुक्रवार है तो शुक्रवार में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 5 जोड़ते भर में ये हो जाएगा बुधवार। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 116 पर आते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 2 समांतर रेखाएं हैं और उनको 2 तिर्यक रेखाएं अलग अलग काट रही हैं और तिर्यक रेखाओं और समांतर रेखाओं के बीच में कुछ कोण बने हुए हैं। उनके आधार पर कुछ और कोणों का मान निकाल करके उनका अंतर निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम समांतर रेखाएं बना लेते हैं और इनके तिर्यक रेखाएं 2 काट रही हैं। उनके जो कोण दिए गए हैं वो 110 अंश दिए गए हैं और ये y का मान निकालना होगा हमें, और फिर इधर 120 दिया है तो x का मान निकालना होगा। संगत कोण की मदद से या एकांतर कोण की मदद से इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाया जा सकता है। अब देखिए 110 अंश दिया हुआ है
तो उसके बगल का जो कोण होगा, यानी उसके दाहिने तरफ का जो कोण होगा, उसको 180 में से घटा कर निकाल सकते हैं। टोटल 180 होता है, लीनियर पेयर होता है, 180 हो जाएगा। 180 में से 10 घटेगा तो 70 अंश हो जाएगा। और 70 और वाई दोनों ही परस्पर संगत कोण है, तो इसलिए वाई का मान भी 70 अंश हो जाएगा संगत कोण के कारण। यही चीज़ हम एक्स में भी कर सकते हैं। 120 दिया हुआ है तो सीधे सीधे उस तरफ जाने के लिए 180 में से 120 घटाएंगे, आ जाएगा 60 अंश, और 60 अंश एक्स बराबर 60 हो जाएगा, संगत कोण ये भी हो जाएगा। और वाई और एक्स का अंतर निकालना है तो 70 माइनस 60 बराबर हो जाएगा 10 अंश। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 10 अंश होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 117 पर आते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दो मेथड से सीखते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 390 रुपया, प्रॉफिट परसेंट दिया है 20, और निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो एक मेथड तो है जिसमें कि हम लोग सीधे कैलकुलेटिंग पार्ट तुरंत निकाल लेते हैं, और उसमें यानी कि 20% बढ़ने से पहले का दाम क्या होगा ये निकालने के लिए हर में 20 जोड़ देते हैं। अंश में जो नहीं जोड़ते हैं, हर में जोड़ते हैं। ये पहले का निकालना है, अगर यानी 20% बढ़ने से पहले का दाम क्या होगा ये निकालना है तो हर में जोड़ घटाना होगा, और 20% बढ़ने के बाद दाम निकालना है तो अंश में जोड़ घटाना होगा। तो ये 390 गुणे 100/120 सॉल्व कर दिया जाएगा, और सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लेंगे। देखिए आंसर 325 आ गया। तो 325 रुपये इसका दाम पहले रहा होगा। ये तो इसका एक मेथड हो गया, मेथड नंबर 1 मान लेते हैं इसको। मेथड नंबर 2 पे देखिए क्या है, सेकंड मेथड से लगाते हैं। इस मेथड में 20% को पहले सॉल्व करते हैं। 20% का मतलब क्या होगा भाई, 20/100 यानी कि 1/5। ये 20% का मतलब है, लेकिन प्लस 20% का मतलब होता है 6/5। 5 में 1 जुड़ जाएगा, यानी इसमें 1 जुड़ जाएगा, 6/5। अब देखिए क्या हो दिया, इसमें 6/5 में जो 6 है ना वो दिया है सेलिंग प्राइस, और जो 5 है ना वो कॉस्ट प्राइस है। 5 जो है वो कॉस्ट प्राइस और 6 है वो सेलिंग प्राइस है, क्योंकि 6 जो है वो 5 से 1 ज़्यादा है, और 1 का मतलब 20% ज़्यादा है। तो सेलिंग प्राइस अगर 6 है तो कॉस्ट प्राइस 5 है, यानी कि यहाँ पर दिया क्या गया है, सेलिंग प्राइस 390 रुपया है। तो अगर सेलिंग प्राइस 6 रुपया है तो कॉस्ट प्राइस 5 रुपया है। सेलिंग प्राइस 390 रुपया होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा ये निकालना है। तो सेलिंग प्राइस 390 पर 390 गुणे 5/6 हो गया। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से भी हमारा उत्तर 325 रुपया आ जाएगा। अब लगाने को तो और मेथड से भी लग सकता है, लेकिन दो ये अच्छे मेथड है, इनको आप ध्यान में रखिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर के 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या की वृद्धि क्या है? इजी क्वेश्चन है। 60,000 से 65,000 जनसंख्या हो जा रही है, यानी कि 5,000 जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। तो 5,000 की जो वृद्धि हो रही है वो 60,000 पर हो रही है, इसलिए 5,000 को 60,000 से डिवाइड करके 100 से गुणा कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 5,000 गुणे 100/60,000। सॉल्व कर लिया जाएगा और ये हमारा उत्तर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। लिखा हुआ है, 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे? अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूले पर आधारित है। उस फार्मूले से लगा लेंगे तो इसलिए जो है 2 लाइनों में क्वेश्चन ये आ जाएगा। फार्मूला है M1D1T1 बटे W1 बराबर M2D2T2 बटे W2। इसमें M क्या है, व्यक्तियों की संख्या, D है दिनों की संख्या, T है प्रतिदिन के कार्य के घंटे या जो भी समय दिया हो, और W है कार्य। इसी तरह से दोनों सेंटेंस का अलग अलग दिया होगा, इसे मान रख देंगे। M1D1T1 का मान रख देना है, और W जो है वो उसका कार्य है। कार्य का मतलब जो खा रहा है, जितना किलोग्राम खा रहा है वही उसका कार्य है। यहाँ प्रतिदिन घंटे नहीं दिए गए हैं इसलिए T नहीं रखा जाएगा, दोनों ही पक्षों से T हटा लिया जाएगा। और यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन के D पूछा गया है, दिनों संख्या पूछी गई है, इसलिए D जो है सेकंड पार्ट में खाली है, उसको सॉल्व कर लेंगे और ये हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और नेक्स्ट का लास्ट क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयाँ 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर हैं, तो समचतुर्भुज की भुजा क्या होगी? दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, और इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि वीडियो बहुत बड़ा लंबा बन गया है, लेकिन फिर भी ये आपके लोगों के हित के लिए ही बनाया गया है वीडियो लंबा, कि अच्छे से डिटेल में समझ में आए। समचतुर्भुज होता क्या है, वर्ग की तरह की एक आकृति है,
वर्ग में ये रिस्ट्रिक्शंस होता है कि दो संलग्न भुजाओं के बीच में 90 अंश का कोण होगा, और यहाँ पर ये पाबंदी होती नहीं है। ये पाबंदी न होने के कारण ये समचतुर्भुज थोड़ा सा टेढ़ा भी हो जाता है। टेढ़ा हो जाएगा लेकिन भुजाओं की लंबाई तो बदलेगी नहीं, और लंबाई न बदलने के कारण ये जो इसके विकर्ण हैं वो तब भी 90 अंश पर ही काटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। बस ये विकर्णों की लंबाइयाँ छोटी बड़ी हो जाती हैं, हो सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं। नहीं होंगी तो वर्ग रहेगा, वर्ग भी एक प्रकार का समचतुर्भुज ही है। तो आइए देखते समझते हैं कैसे क्वेश्चन लगा है। विकर्ण की लंबाई 12-16 दिया है, और जो विकर्ण है वो समद्विभाजित कर रही हैं एक दूसरे को। इसलिए अगर पूरा विकर्ण 12 सेंटीमीटर है या फिर 16 सेंटीमीटर है तो उनका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। 12 का आधा 6 और 16 का आधा 8 हो जाएगा। और ये जो विकर्ण हैं, इनके जो अर्धक हैं, ये एक समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो समकोण बना रही हैं, और इस आधार पर जो समकोण त्रिभुज है उनकी भुजाओं के आधार पर समकोण त्रिभुज से कर्ण निकाल लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं हम कि जो समचतुर्भुज है उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो किसी न किसी तरफ का कर्ण हो, एक तरफ का बन रहा है। यानी जो भुजा है वो विकर्णों के द्वारा बने हुए समकोण त्रिभुज का कर्ण है वो, और उस आधार पर कर्ण की लंबाई निकाल लेते हैं इस पाइथागोरस के प्रमेय से। जो पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण का वर्ग से दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है, वहाँ से निकाल लेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हुआ दोस्तों आज का पूरा टॉपिक, और हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। जल्दी ही यूपी टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें से आ जाए या फिर इसमें से ना आए तो इसी कॉन्सेप्ट पर आ जाए, तो लोगों का लाभ हो जाए। बहुत ही पुण्य का काम है दोस्तों, इसे अवश्य लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।